अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक है कि आप जो लेबर कॉस्ट या लेबर की वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं उसको फिर हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डिवाइड करना होता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये डिवाइड क्यों करना होता है। तो वो उससे हमारा अगला टॉपिक है कि जब आप वर्कर की वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं उसको फिर डिवाइड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, तो उसको यूज़ करते हुए कल को हमने लेबर की जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अलहदा रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अलहदा रिकॉर्ड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम यही बात कर रहे होंगे, हाउ टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लेबर। तो आज हमारा सेक्शन सी में बी वन लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट है, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन या डिवीजन या क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो अगर हम लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसमें स्किल लेवल का ये लर्निंग आउटकम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझे पेपर में लाजमी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। तो ये वाला लेक्चर समझ लें हमारा इस पूरे चैप्टर का सबसे कोर एरिया है। ठीक है जी, आते हैं ज़रा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, ये ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं कि किसी भी इदारे में दो तरह के वर्कर्स होते हैं। एक डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं और एक इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं। डायरेक्ट वर्कर्स क्या करते हैं? अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डायरेक्ट वर्कर वो वर्कर होते हैं जो एक्टिवली प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में मसरूफ़ होते हैं। अगर कोई सर्विस इदारा है तो ये वो वर्कर होते हैं जिनके बगैर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे अगर हम किसी कॉलेज की एग्जांपल लें तो विदाउट टीचर कॉलेज नहीं चल सकता। तो जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स को डायरेक्ट वर्कर्स कहा जाएगा। इसी तरह किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स है। किसी होटल में जो शेफ़ हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स है। किसी वर्कशॉप में जो मैकेनिक होगा वो डायरेक्ट वर्कर है। लेकिन अगर हमारी फॉर एग्जांपल गारमेंट्स बनाने की कंपनी है, उसमें अगर कोई मैकेनिक है तो वो डायरेक्ट वर्कर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट वर्कर वो वर्कर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, एक्टिवली प्रोडक्ट बनाने में फैक्ट्री में एंगेज होता है। इनडायरेक्ट वर्कर्स अव्वल तो प्रोडक्ट बनाता नहीं, वो फैक्ट्री से बाहर होगा, और अगर वो फैक्ट्री में मौजूद भी हो तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि वो डायरेक्ट वर्कर को हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको ओवरसी करता है, मींस मैनेज करता है। तो डायरेक्ट वर्कर एक्टिव वर्कर है जिसके बगैर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, या सर्विस इदारा है तो उसके बगैर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, दीज आर सपोर्ट वर्कर्स, दीज आर द सुपरवाइजरी वर्कर्स, मैनेजेरियल वर्कर्स। ये डायरेक्ट वर्कर्स को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते, खुद सर्विस नहीं देते, लेकिन उस सारे प्रोसेस को ओवरसी करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिवाइड करने से पहले हमें क्वेश्चन में, बल्कि पेपर में भी जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि जो सिचुएशन है उसमें जिस वर्कर का जिक्र किया गया है, पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इदारा है कि सर्विस इदारा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इदारा है तो वो वर्कर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो डायरेक्ट वर्कर होगा। उसके अलावा तमाम हेल्पर, सुपरवाइजर्स, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, इंस्पेक्टर, मैकेनिक्स, वो तमाम लोग जो प्रोडक्ट नहीं बनाते, जिनके बगैर प्रोडक्ट बन सकती है, वो तमाम इनडायरेक्ट वर्कर्स होंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन में सर्विस इदारा आया है तो वो बंदा जो एक्चुअली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है वो डायरेक्ट वर्कर है, बाकी सब इनडायरेक्ट वर्कर्स होंगे। तो हमने क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर का तयन करना है। जब हम डायरेक्ट वर्कर का तयन कर चुके होंगे फिर हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का तयन करना आसान है। ये बात तो क्लियर है,
इनडायरेक्ट वर्कर्स को जो भी पेमेंट की जाएगी वो सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट वर्कर को जो पेमेंट की जाएगी ना उसके दो टुकड़े होंगे, उसमें जरा आपने केयरफुल रहना है। ठीक है, बाकी ये बात ज़हन में रखें, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने वर्कर होंगे वो सब इनडायरेक्ट वर्कर हैं। इसी तरह इदारे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने वर्कर हैं, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने वर्कर हैं वो इनडायरेक्ट वर्कर है। इसी तरह आपके एडमिन स्टाफ सारे इनडायरेक्ट वर्कर है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है जी, तो आते हैं जरा, एक एग्जाम्पल है ACCA के स्टडी हब से ही हम ये एग्जाम्पल पिक करके कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपसे यही पूछा गया है कि नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स को पढ़ें और ये क्लासिफाई करें कि जो वर्कर की बात की गई है क्या वो डायरेक्ट वर्कर है या वो इनडायरेक्ट वर्कर है, ये आपने क्लासिफाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, यानी क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर मतलब एक गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें सीविंग मशीन पे बैठा हुआ जो मशीनिस्ट है जो मशीन के जरिए गारमेंट सीता है या कपड़े सीता है, तो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो बंदा मशीन पे सी रहा है कपड़े, वो बंदा वो वर्कर है जिसके बगैर कपड़े सिए नहीं जा सकते। तो सीविंग मशीन को चलाने वाला जो मशीनिस्ट है दैट इज डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वर्कर। उसके बाद अगर हम आते हैं फैक्ट्री मैनेजर की, तो फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि वो वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, चीजें मैनेज करता है, प्रोडक्शन की स्केजुलिंग करता है। ये इनडायरेक्ट वर्कर या इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। इसी तरह एक सैलून है, सैलून मीन्स जहाँ बाल कटवाते हैं आप, तो सैलून में जो हेयर ड्रेसर है जो बाल काटता है उसके बगैर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो सैलून के अंदर जो हेयर ड्रेसर है दैट इज डायरेक्ट वर्कर, क्योंकि ये एक सर्विस इदारा है। सर्विस इदारे में जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला मेन पर्सन है वो डायरेक्ट वर्कर है जिसके बगैर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सैलून हो और उसमें हेयर ड्रेसर ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सैलून में जो भी हेयर ड्रेसर होगा या कोई और मसाज वाला बंदा है, वो तमाम लोग जो आपके मसाज या हेयर ड्रेसर ये वो तमाम लोग डायरेक्ट हैं। लेकिन अगर सैलून के गेट पे बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, टेलीफोन ऑपरेटर है, वो आपका डायरेक्ट वर्कर नहीं होगा क्योंकि वो हेयर ड्रेसर का असल काम, मेन काम, कोर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरह ऑफिस में बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट या बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट, ये ऑफिस में बैठा हुआ एडमिन ऑफिस में होता है, ये वर्कर या फैक्ट्री के ऑफिस में भी बैठा हो ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह एक कार की वर्कशॉप है, कार की वर्कशॉप में एक मैकेनिक है जो गाड़ियों को फिक्स करता है, मरम्मत करता है। तो कार की वर्कशॉप में जो मैकेनिक है दैट इज डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उसके बगैर वर्कशॉप में मेंटेनेंस का काम मुमकिन नहीं है। यही अगर मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री हो, उसके अंदर अगर हमने कोई मशीन का मैकेनिक रखा हुआ है, वो मशीन के मैकेनिक ने गारमेंट्स नहीं बनाने, उसने तो मशीनों की मुरम्मत करनी है। तो इदारा चेंज होने से, जगह चेंज होने से, एक ही वर्कर किसी इदारे में डायरेक्ट है, दूसरे इदारे में अगर इदारे की नेचर चेंज होती है तो वो इनडायरेक्ट वर्कर बन जाता है। तो गाड़ियों की वर्कशॉप में मैकेनिक इज अ डायरेक्ट लेबर, लेकिन एक आम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जहाँ डबल रोटी बनती है, ब्रेड बनती है, गारमेंट्स बनते हैं, उसमें जो मैकेनिक है दैट वुड बी इनडायरेक्ट वर्कर। इसी तरह एक लॉजिस्टिक्स फर्म है, लॉजिस्टिक फर्म क्या करती है, जो डिलीवरी करती है, जैसे TCS कंपनी है, OCS है, जो कस्टमर के डोर स्टेप तक पैकेट्स वगैरह डिलीवर करते हैं। तो लॉजिस्टिक्स फर्म है जिसमें ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है, वो तो डायरेक्ट वर्कर होगा, लेकिन ट्रक को फिक्स करने वाला मैकेनिक है, उसका मेन काम, मैकेनिक का मेन काम पार्सल डिलीवर करना नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं लॉजिस्टिक फर्म में जो ड्राइवर है, वो उसकी ट्रक ड्राइवर की बात की जाए तो वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि उसके बगैर डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। ड्राइवर ने या राइडर ने डिलीवरी करनी ही करनी है, बाइक पे करनी है या ट्रक पे करनी है। ठीक है, तो मैकेनिक यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह न्यू हाउस बनते हैं और न्यू हाउस के अंदर बाथरूम की फिटिंग करने के लिए जो प्लम्बर है, जी, प्लम्बर के बगैर बाथरूम की फिटिंग्स हो ही नहीं सकती, तो वो डायरेक्ट लेबर है। इसी तरह बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन नहीं करता,
बिल्डिंग नहीं बनाता बल्कि वो तो लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट वर्कर है। इसी तरह हाउसेस को बिल्ड करने में जो ब्रिक लेयर्स, जी ब्रिक लेयर्स वाला बंदा है, वो ब्रिक लेयर जो है, जो ईंटें शीटें रख रहा है, उठा रहा है, वो आपका डायरेक्ट लेबर है। ब्रिक लेयर मतलब मिस्त्री जो आपका घर बिल्ड करता है, हाउसेस बिल्ड करता है, डायरेक्ट लेबर है। मार्केटिंग मैनेजर, अव्वल तो ये फैक्ट्री में होता ही नहीं, फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फटा है, फैक्ट्री से बाहर किसी भी इदारे की मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा, ये इनडायरेक्ट वर्कर है। इसी तरह न्यू हाउस में डोर बनाने के लिए कारपेंटर है, तो कारपेंटर न्यू हाउस में डोर जब तक नहीं बनाएगा, कारपेंटर के बगैर डोर नहीं बनना। या तो कोई उसका हेल्पर होगा तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। मेन जो कारपेंटर है जिसके जरिए डोर बनना है, और घरों में डोर एसेंशियल होता है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट लेबर में आएगा। नेक्स्ट, इसी तरह न्यू हाउस बन रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रिकल केबल और बिजली की वायरिंग शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन है, ये बेटा डायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट, इसी तरह कहता है आर्किटेक्ट है जो साइट विजिट करता है, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक वर्कर बिल्डिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो आर्किटेक्ट का काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, हाउस बनाना नहीं है। आर्किटेक्ट का काम है मैप बनाना, प्लान बनाना। अब वो विजिट कर रहा है ये देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो प्लान को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो बेटा ये जो आर्किटेक्ट है, क्योंकि इसका काम बिल्डिंग बनाने से नहीं है, बिल्डिंग इसके बगैर भी बन सकती है, वो चेक करने आए या ना आए, तो बेटा ये वर्कर सपोर्ट वर्कर है। बस ये आता है इसलिए ताकि कल को अगर कोई गवर्नमेंट इदारे से आके चेकिंग करने आ जाए तो फाइन ना पड़े इदारे को। नेक्स्ट आ जाए जी, आपके इदारे में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका सेक्रेटरी है, तो भाई सेक्रेटरी या सेक्रेटेरियल स्टाफ जो भी होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मेन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, मेन जो बिजनेस का कोर एरिया है वो नहीं कर रहा, तो ये भी इनडायरेक्ट लेबर है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो आपको ये सिखा रही है कि डायरेक्ट वर्कर क्या होता है और इनडायरेक्ट। सबसे पहले इदारा देखें, मैन्युफैक्चरिंग इदारा है, उसका मेन काम क्या है। अब जितनी एग्जांपल इसमें हाउस कंस्ट्रक्शन वाली थी, तो जो लोग हाउस को बिल्ड करने में, वायरिंग करने में, उसके दरवाजे बनाने में, उसमें पेंट करने में इन्वॉल्व है, दैट आर डायरेक्ट वर्कर। लेकिन वो तमाम वर्कर जो बना नहीं रहे बल्कि उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर के या सेक्रेटरी उसके, वो तमाम अकाउंटेंट वगैरह अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो वो इनडायरेक्ट वर्कर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अगली बात, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो साफ सी बात है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सिर्फ लिमिटेड है, सारी बाकी कॉस्ट इनडायरेक्ट हैं। तो ये वाली बात, इनडायरेक्ट वर्कर चाहे वो फैक्ट्री के हों, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट के सारे ही वर्कर इनडायरेक्ट होते हैं, सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिन डिपार्टमेंट के सारे वर्कर इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट वर्कर को आप जो भी पे कर दें वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट वर्कर की जो बेसिक पे होगी, चाहे नॉर्मल वर्किंग टाइम की कर लो या बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम कर लो, सिर्फ बेसिक पे जो असेंशियल पेमेंट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। बाकी डायरेक्ट वर्कर की कोई पेमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होगी। मसलन लाइट चली जाती है, कुछ टाइम आइडल टाइम हो जाता है, तो आइडल टाइम की बेसिक पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, इनडायरेक्ट है। इसी तरह ओवर टाइम प्रीमियम नॉर्मल हालात में इनडायरेक्ट है। वर्कर को कोई बोनस दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। उसको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं इनडायरेक्ट है। किसी किस्म की कोई कन्वेंस गाड़ी ये वो कोई अदर बेनिफिट दे रहे हैं, कोई उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इवन वर्कर को मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी है बेटा वर्कर का, जो भी इदारा वर्कर के फायदे के लिए पेमेंट करेगा, बेसिक पे के अलावा डायरेक्ट वर्कर की हर पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में ट्रेस नहीं होती। बेसिक पे एक यूनिट बनाने में कितनी लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, उसको देखना आसान है। बाकी वो तमाम पेमेंट्स जो मोटिवेशनल पर्पस के लिए दी जाती हैं वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट होंगी। उसके बाद ये ओवर टाइम प्रीमियम का एक खास रूल है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपको स्पेशली कोई रिक्वेस्ट करता है, आपको कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, तो अब ओवर टाइम की बेसिक पे भी डायरेक्ट होगी
और ओवर टाइम प्रीमियम भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, क्योंकि वो कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम हो रहा है। अगर ओवर टाइम कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आम रूटीन में ओवर टाइम परफॉर्म हो रहा है, कंपनी अपनी मर्जी से ओवर टाइम कर रही है, तो ओवर टाइम की बेसिक पे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? हमने कहा था जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट हमने करनी है बेसिक पे के अलावा, तो ओवर टाइम प्रीमियम या बल्कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो डायरेक्ट वर्कर की कस्टमर के रिक्वेस्ट पे इदारे को एक्स्ट्रा पे करनी पड़े, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सिर्फ तीन चीजें आ रही हैं: डायरेक्ट वर्कर की बेसिक पे, नॉर्मल टाइम की बेसिक पे, ओवर टाइम की बेसिक पे, और ओवर टाइम प्रीमियम तब आएगा जब स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर हो। खाली ओवर टाइम प्रीमियम लिखा हुआ है, जर्नल ओवर टाइम प्रीमियम लिखा हुआ है, रूटीन का ओवर टाइम प्रीमियम लिखा हुआ है, शिफ्ट अलाउंस लिखा है, सिक पे लिखा है, वर्कर बीमार होता है फिर भी इदारा पे कर रहा है, जिसको लीव विद पे कहते हैं, हॉलीडे पे लिखा है, बोनस लिखा है, जो मर्जी पेमेंट लिखी है, वो तमाम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट होंगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे एक एग्जांपल पे। वो कहते हैं एक फर्नीचर बनाने वाला इदारा है, उसकी लेबर कॉस्ट में बताएं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है। अब आपने वर्कर नहीं बताना बल्कि वर्कर की कॉस्ट बतानी है। तो डायरेक्ट वर्कर की हॉलीडे पे, बेसिक पे नहीं है, हॉलीडे दी वाली पे है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। हाँ जी, पे फॉर आवर्स स्पेंड डिलीवरिंग द ऑर्डर टू कस्टमर। कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में किसी वर्कर का टाइम लग रहा है, तो कस्टमर को जो डिलीवरी वाला स्टाफ होता है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होता है। अब ये जो डिलीवरी वाला स्टाफ है, इसकी जो पे है, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए फर्नीचर का ऑर्डर आ रहा है, तो जो स्टाफ मेंबर फर्नीचर घर तक गाड़ी पे छोड़ के आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करके आते हैं, वो फर्नीचर बना नहीं रहे बल्कि फर्नीचर कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी वो पे, क्योंकि फर्नीचर बनाने की नहीं है, फैक्ट्री की नहीं है, ये डिलीवरी का काम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होता है, इसीलिए ये कभी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होगी। इसी तरह पे फॉर आवर स्पेंड प्रोड्यूसिंग द फर्नीचर टू डायरेक्ट वर्कर, इंग्लिश बड़ी अजीब सी लिखी हुई है, सिंपल जबान में ये क्वेश्चन एसीसी स्टडी हब का है। तो सिंपल जबान में हमारे फैक्ट्री में वर्कर फर्नीचर बना रहे हैं, हम उन वर्कर को पे दे रहे हैं, डायरेक्ट वर्कर हैं, तो फर्नीचर बनाने वाले जो डायरेक्ट वर्कर है उनकी पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इसके बाद ओवर टाइम पे दी जा रही, ओवर टाइम प्रीमियम पे किया जा रहा है हॉलीडे में। हॉलीडे में ओवर टाइम प्रीमियम दिया जा रहा है डायरेक्ट वर्कर्स को, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर पे नहीं दिया जा रहा, रूटीन की हॉलीडे पे काम करवा रहे हैं, तो ओवर टाइम प्रीमियम आम हालात में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या है? पे टू डायरेक्ट वर्कर्स फॉर एडिशनल वर्क कैरीड आउट आफ्टर रेगुलर प्रोडक्शन आवर्स। नॉर्मल प्रोडक्शन आवर्स के बाद जो ओवर टाइम के घंटे होते हैं, उसमें आप अपने डायरेक्ट वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस एन ऑर्डर ऑफ कस्टमाइज फर्नीचर। कस्टमाइज फर्नीचर का मतलब होता है वो फर्नीचर जो कस्टमर की मर्जी का बना रहे हैं, फॉर अ कस्टमर एट शॉर्ट नोटिस। कस्टमर ने आपसे शॉर्ट नोटिस पे फर्नीचर बनाने का कहा है और आप उसकी मर्जी का फर्नीचर बना रहे हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है नॉर्मल टाइम से। तो इतनी लंबी इंग्लिश लिखने का मतलब ये है कि कस्टमर आया शॉर्ट नोटिस पे, उसने कहा जी हमें चीज़ बना दें, मेरी मर्जी की बना दें। हमने उससे कहा जी इसके लिए टाइम एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगेगा, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, जो भी ओवर टाइम लगेगा मैं उसकी पेमेंट आपके स्टाफ को कर दूंगा। आप मुझे जल्दी से जल्दी, मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको शॉर्ट नोटिस पे बना दे। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे जब भी ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम में जितनी भी आप एडिशनल पेमेंट या एडिशनल काम की पेमेंट करेंगे, ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्कर को पे किया जा रहा है। ठीक है, और कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है, इसके अंदर बेसिक पे भी डायरेक्ट है और ऊपर वाला जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। लें जी, ये मुकम्मल होगी एग्जाम्पल। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आपने पहचानना था एक फर्नीचर वाले इदारे के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल है 4.9। तो 4.9 है और 4.10 है, तो 4.10 आपका होमवर्क है।
ये आपने खुद करनी है और इसका आंसर पूछ लीजिएगा मुझसे। बाकी जो आपकी ये एग्जाम्पल 4.9 है वो देखें जी। जी बेटा एग्जाम्पल 4.9 पर आते हैं जी। क्या कहता है इस एग्जाम्पल में? कहता है व्हाट इज द डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट 1 इन जून। जून के मंथ में डिपार्टमेंट 1 की डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बतानी है। अच्छा, डेटा पढ़ते हैं। ग्रॉस वेजेस कॉस्ट इनकर्ड इन डिपार्टमेंट 1 इन जून वर 54,000 की कॉस्ट है। अच्छा, और उसके वेजेस का एनालिसिस जब किया तो पता चला डायरेक्ट लेबर को इतनी अमाउंट पे की गई है, इनडायरेक्ट लेबर को इतनी अमाउंट्स पे की गई हैं। ये जो इनडायरेक्ट लेबर को पे की गई हैं ये सारी पेमेंट्स तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट होंगी। ये तो सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैं। इसमें से एक भी पेमेंट डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं जो डायरेक्ट लेबर को या डायरेक्ट वर्कर को पेमेंट की गई है उसमें नॉर्मल टाइम की जो ये पे है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी। ओवर टाइम की जो बेसिक पे है, यानी ये नॉर्मल टाइम की बेसिक पे है, ओवर टाइम की बेसिक पे ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ओवर टाइम प्रीमियम रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर पे हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अगर रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की कोई बात नहीं की गई, बाकी सारी पेमेंट्स, अब ये नीचे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। शिफ्ट का अलाउंस है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सिक होने की मतलब बीमार है फिर भी पे दिया जा रही है, इसको लीव विद पे कहते हैं, ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो उसने पूछा है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बताएं। तो जब हम इन दो फिगर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट आ जाएगी। क्या आती है जी डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट? 25,185 प्लस 5440। सो टोटल वुड बी सो टोटल वुड बी 25,185 प्लस 5440, so it will be 30,625। ये डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, बाकी सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्कर्स को जो भी पे करना है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट वर्कर को जो पे करना है तो उसमें बेसिक पे ऑफ नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद ये एग्जाम्पल 4.10 आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, ओके जी। एग्जाम्पल ये 4.10 आपने खुद करनी है। इसका जो आंसर है टोटल ओवर टाइम की पे और उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करना है। तो टोटल ओवर टाइम की जो कॉस्ट है दैट इज 945। अब इसमें जो डायरेक्ट ओवर टाइम की कॉस्ट है वो है $660। $660 और ये है $285। दोनों ऐड करें तो टोटल ओवर टाइम पे की कॉस्ट बन जाती है। तो ये अब आपने खुद कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं एक और एग्जांपल या क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जांपल 4.11। क्वेश्चन में वो क्या कहता है? कहता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालें। डायरेक्ट नहीं मांगी, मैं सारी निकाल दूंगा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालें अक्टूबर के मंथ की। कहता है असम्बरी ऑफ पी कंपनीज फैक्ट्री पेरोल। पेरोल का मतलब होता है वेजिस के लिए। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दे रहा है बेसिक आवर्स या नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 7,000 घंटे, ओवर टाइम के आवर्स हैं 1,000 घंटे और आइडल टाइम है 500 घंटे। आइडल टाइम कहता है वो पावर कट की वजह से हुआ है, जिस वजह से आपको ओवर टाइम अपने जर्नल वर्क प्रेशर की वजह से करना पड़ रहा है। यानी ओवर टाइम रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर से नहीं करना पड़ रहा, जर्नल वर्क प्रेशर की वजह से करना पड़ रहा है। इस लाइन का मतलब ये होगा कि ओवर टाइम में जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो अब हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। आइडल टाइम की जो भी पे शे देनी पड़ती है उसमें बेसिक पे देनी पड़ती है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बेसिक पे का नॉर्मल रेट $15 है। ओवर टाइम कहता है ओवर टाइम में जो पे किया जाता है उसमें प्रीमियम 1/3 होता है, तो 1/3 के हिसाब से प्रीमियम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर उसने हमसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी है। ठीक है जी, तो मैं अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बजाय सारी कॉस्ट निकालता हूँ और फिर उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सब डिवाइड करता हूँ। जी जनाब, तो सबसे पहले
बेसिक पे निकालता हूँ। तो बेसिक पे नॉर्मल टाइम की, ओवर टाइम की और आइडल टाइम की, $15 की बेसिक पे का रेट है। नॉर्मल टाइम $15 पर आवर, नॉर्मल टाइम 7000 आवर्स था, इसको इकट्ठा करके भी ले सकते हैं। ओवर टाइम के 1000 आवर्स थे और आइडल टाइम 500 आवर्स। क्योंकि वर्कर फैक्ट्री में मौजूद होता है, पावर कट का मतलब है लाइट चली गई, तो लाइट जाने की वजह से उसमें वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है, उसको पे मिलेगी। तो ये आपकी जो यहाँ पे बनेगी, हाँ जी, ये आएगी $15,000, $7,500, $105। ठीक है जी, ये लेबर की बेसिक पे आ गई। ये लेबर की बेसिक पे आ गई। बेसिक पे के बाद आता है ओवर टाइम प्रीमियम, और जो ओवर टाइम प्रीमियम दिया जा रहा है वो जर्नल प्रेशर या वर्कलोड की वजह से दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे नहीं है। तो $15 पर आवर इनटू टाइम सेव का 1/3 या 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड होता है, ये नहीं सॉरी 1/3 ऑफ ओवर टाइम आवर्स होता है, तो ये 1/3 लेना है 1000 आवर्स का, सॉरी, हाँ जी, ओवर टाइम प्रीमियम होता है बेसिक रेट इनटू ओवर टाइम प्रीमियम का रेट इनटू ओवर टाइम के आवर्स 1000, तो ये $5000 बनेगा। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये वर्कर की टोटल ग्रॉस पे या टोटल पेरोल बनेगी, किसी भी वर्कर की या वर्कर्स की अक्टूबर के मंथ की टोटल पेरोल है। हाँ जी, 105, 110, 20, 125 और $1,32,500। ये चेक कर ले जरा, 132,500। हाँ जी, अब इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट करें, तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिक पे ऑफ नॉर्मल टाइम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 105 इधर आ जाएगा। बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। 7500 ये इनडायरेक्ट है, उसके बाद ये 5000 इनडायरेक्ट है, तो 12500 इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 1,20,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। लें जी, ये मैंने टोटल अमाउंट निकाली और उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में स्प्लिट करके आपको दिखा दिया। तो बेसिक पे ऑफ नॉर्मल टाइम, बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम, सिर्फ ये दो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, बाकी सब इनडायरेक्ट है। लें जी, ये मुकम्मल हो गया। अच्छा, आखिरी बात क्या है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, उसकी क्या हमें ज़रूरत है। जी बेटा, जब भी आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे या डायरेक्ट वेजेस होगी, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, और वो जब हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे तो वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होगी। कोई भी जो डायरेक्ट कॉस्ट है जब उसकी डबल एंट्री पास की जाएगी तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया जाएगा। जब भी कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे लेबर है चाहे ओवरहेड्स हैं, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होंगे डबल एंट्रीज में। यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट है और उसमें वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा जब मैं डबल एंट्रीज करूंगा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होता है, तो वहां कभी भी एंट्री में आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे। तो वो जब मैं एंट्रीज करूंगा टोटल पेरोल के बाद, जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में स्प्लिट करूंगा, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डेबिट होगा वर्क इन प्रोसेस के नाम से एंट्रीज में, और इनडायरेक्ट कोई भी कॉस्ट होगी फैक्ट्री की वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होंगे, उसको एक्सपेंस बनाना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पेश आती है कि हम टोटल पेरोल को डायरेक्ट को अलहदा कर लें, इनडायरेक्ट को अलहदा। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होनी है डबल एंट्रीज करते हुए, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स को चार्ज होनी है जब आप एंट्रीज करेंगे। क्योंकि मैं अभी एंट्रीज कर नहीं रहा, इसीलिए बस आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल एंट्रीज करेंगे। आज तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज।